हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो सोशल साइंस का क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 10th के मुताबिक क्वेश्चंस होंगे। आज देखिए, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज़ रखी है वो सीरीज़ सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज हमने टॉपिक लिया है सोशल साइंस का, क्योंकि हमने साइंस के तीन चार सेट जो है वो करा दिए हैं। सोशल साइंस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी उतने ही अंक का होता है जितने अंक का साइंस के क्वेश्चन जो है वो होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जो है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी यूपी बोर्ड की जो एग्जामिनेशन जो है वो चलती रहे। इसके बाद हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी चालू करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे करा लेते हैं ताकि आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम शुरुआत करते हैं वो है, इसमें लिखा गया है कि विच बुक वाज रिटन बाय थॉमस मोरे, यानी कौन सी पुस्तक यानी कौन सी किताब थॉमस मोरे के द्वारा लिखी गई। देखिए, ये वो वक्त है जब रेनेसेंस का दौर चल रहा था। किसका? रेनेसेंस का दौर चल रहा था। ठीक है, हालांकि इसको लिखा रेनेसेंस जाता है लेकिन इसको पढ़ा रेनेसा जाता है। ठीक है, रेनेसा पढ़ा जाता है लेकिन लिखा रेनेसेंस जाता है। और इस रेनेसेंस का जो मतलब है वो है रीबर्थ। क्या है? रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म। ठीक है, क्या होता है? पुनर्जन्म। ठीक है, यहाँ पुनर्जन्म का संबंध किसी आदमी के पुनर्जन्म से नहीं है, बल्कि सोसाइटी में जो बुराइयां चल रही थी, यानी समाज में जो बुराइयां चल रही थी वर्ल्ड लेवल पे, यानी सांसारिक वैश्विक स्तर पे जो लड़ाइयाँ चल रही थी या जो विचार चल रहे थे, उन विचारों के अंदर एक नया परिवर्तन आने वाला था। ठीक है, तो उसी परिवर्तन को रेनेसां के नाम से जो है वो जाना गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि थॉमस मोरे ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का क्या नाम है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लिखा गया था उसके बारे में अगर हम बात करते हैं आपसे, ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके देखिए ज़रा, क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन सी बुक जो है वो थॉमस मोरे के द्वारा जो है वो लिखी गई। तो ये क्वेश्चन की बात की गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो इसमें कौन सी बुक लिखी गई ये बात की, तो द प्रिंस लिखी गई, या द प्रिंस, या इरास्मस, या विलियम शेक्सपियर, या उटोपिया। तो अगर आप थॉमस मोरे की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा कि थॉमस मोरे ने जो बुक लिखी उसका नाम है यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया बुक जो इन्होंने लिखी थी। बाकी और सारे भी लोगों ने जो है वो बुक लिखी थी। मैंने उसको एक जगह पे उसको कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक ही जगह पे आपको सारी बुक जो रेनेसेंस से संबंधित जितनी भी बुक होंगी उनको मैं एक ही बार में आपको बता दे रहे हैं, और उसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा ताकि वो उस तरीके के क्वेश्चन बुक से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका ना छूटने पाए। तो चलिए, मैंने उसको एक जगह पे लिख दिया है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, मैंने ऐसा पूरा इसको एक जगह पे लिख दिया है, आप देख लीजिए, सारी बुक एक जगह पे लिख दी गई है। ठीक है, आप देखिए, एक हमारे पास आदमी है, व्यक्ति हैं, यानी थिंकर हैं, थिंकर माने विचारक। ठीक, जिनका नाम है बोकासियो। क्या नाम है? बोकासियो। इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है डेकामेरॉन। क्या नाम है? डेकामेरॉन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, डेकामेरॉन जो है वो बुक है इनकी। ठीक है, और आगे देखेंगे आप तो एक का नाम है निको माइचेवेली। ठीक है, निको माइचेवेली। इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो दो पुस्तक लिखी, एक का नाम था द प्रिंस। तो देखिए, ऊपर क्वेश्चन लिखा था कि द प्रिंस किसने लिखी, तो आप ध्यान रखेंगे निकोलो माइचेवेली। और एक दूसरी पुस्तक थी, इसका नाम था द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, द आर्ट ऑफ वार नाम की जो पुस्तक है वो मिचेवेली ने लिखी थी। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि थॉमस मोरे ने कौन सी बुक लिखी। ये अगला है, तो थॉमस मोरे जो है उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो यूटोपिया लिखी। इधर जो मैंने जो मेहरून कलर से मैंने इसको लिखा है ये पुस्तक का नाम है, और इधर जो ब्लू कलर से लिखा है ये थिंकर्स का नाम है, यानी विचारक का नाम है, फिलासफर का नाम है, या जो रेनेसा में जो एक नए आइडियाज़ को लेके आए उनका नाम है इधर। ठीक है, एक आदमी है जिनका नाम है, एक थिंकर है जिनका नाम है इरास्मस। तो इरास्मस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है इन द प्रेज ऑफ फॉली। इन द प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने मैंने सारी एक ही जगह पे लाके रख दी, एक्स्ट्रा इन्फो के नाम से इसको मैंने रखा है। चलिए, मैं ऊपर और बढ़ाता हूँ उसको, और आप देखिए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको एक जगह पे लिख लीजिएगा, अब ये जरूरी है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए शेक्सपियर ने कौन सी किताब लिखी। अब जानते शेक्सपियर का नाम आपने अंग्रेजी में सुना होगा। इनकी बहुत सारी पुस्तकें और सब की सब A1 क्लास की।
ठीक है, यानी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ड्रामा या पोयम या किसी भी चीज़ को, यानी जो आइडियाज़ हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कंपोज करके रखा है। तो इनकी एक पहली पुस्तक है, इसका नाम है रोमियो जूलियट, ठीक है, रोमियो जूलियट। दूसरा नाम है ओथीलो, ठीक है, ओथीलो। और एक तीसरी जो मुझे बहुत पसंद है, इसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, क्या नाम है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत अच्छी कहानी, ड्रामा है बिल्कुल। और एक अगली है जिसको बोलते हैं मैकबेथ, और एक अगली है जिसको नेक्स्ट जिसको हैमलेट बोलते हैं, और एक सबसे फेवरेट जिसका नाम है जूलियस सीजर। तो आप देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 और 6, ठीक है। ये सारी जो बुक हैं वो कंप्लीट हो गई। तो ये सारी जो बुक्स हैं वो किसने लिखी थी, शेक्सपियर ने लिखी थी, ठीक है। अगर आगे है जिसका नाम है लेनार्डो डा विंसी, ठीक है। इसको विंची विंची भी लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है, लेनार्डो डा विंची। इन्होंने जो लिखा था, इन्होंने मतलब जो बनाया था, मतलब ये एक्चुअली पेशे से एक पेंटर थे, ठीक है, क्या थे, पेंटर थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो पेंटिंग की सबसे बेस्ट है उसका नाम द लास्ट ऑफ सपर, इन्होंने लास्ट सपर, और एक है दूसरी जिसको मोनालिसा, और एक है द करके द वर्जिन एंड द चाइल्ड, यानी द वर्जिन एंड द चाइल्ड, ये सब पुस्तक का नाम है। और एक है इसका नाम है माइकल एंजिलो, ठीक है, माइकल एंजिलो ने जो किया वो है द लास्ट जजमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए मैंने सारी चीज़ों को एक ही, अब आपको रेनेसेंस में किताबों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने एक ही जगह पे लाके उनको रख दिया, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसको कहीं पे फटाक से तुम लोग कॉपी से इस पर उतार लो, ताकि वो बार बार देखने से अब आप क्वेश्चन जो है वो समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा देखिए। अब यह क्वेश्चन बचा है कि राफेल, ठीक है, राफेल इन्होंने क्या किया, मेडोना नाम की पुस्तक लिखी। और एक है डांटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डांटे वाला। डांटे ने एक पुस्तक लिखी, इनका नाम था डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में इन्होंने स्वर्ग और नर्क की काल्पनिक जो है वर्णन किया है, स्वर्ग और नर्क के बारे में, हेल एंड हेवन के बारे में इन्होंने इस पुस्तक के अंदर हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नर्क यानी के बारे में काल्पनिक वर्णन जो है इन्होंने किया है, किसमें, द डिवाइन कॉमेडी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर हेल और हेवन यानी स्वर्ग एवं नर्क के बारे में काल्पनिक वर्णन किया गया है। तो वो है डिवाइन कॉमेडी। किसके द्वारा लिखी गई, डांटे के द्वारा लिखी गई। डी फॉर देखिए, डी फॉर डांटे, डी फॉर डिवाइन कॉमेडी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, डी फॉर डांटे, डी फॉर डिवाइन कॉमेडी, ओके। अब हम एक क्वेश्चन कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जरा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ रेनेसेंस, किन्हें फादर ऑफ रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पेट्रार्च, ठीक है। पेट्रार्च को जो है वो फादर ऑफ रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है, यानी मानवतावाद के पिता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म और फादर ऑफ रेनेसेंस दोनों एक ही आदमी है जिनका नाम पेट्रार्च है, इन्हें जाना जाता है। देखिए ये आगे भी लिखा है डांटे, तो डांटे ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो अभी मैंने बताया था इनका नाम, ये इन्होंने क्या लिखा, डिवाइन कॉमेडी, क्या लिखा, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। थॉमस ऊरे, इसको मैंने पीछे बताया कि इन्होंने क्या लिखा, यूटोपिया, ये क्वेश्चन ही आता, ठीक है। और इरास्मस में मैंने पीछे क्या बताया था, इन द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है। ये पुस्तक इन्होंने जो है वो लिखा, तो इन्हें फादर ऑफ रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से एक बार बता दूं, रेनेसेंस का मतलब होता है कि सोसाइटी में कुछ चल रहा था और एकदम से नए विचार आ गए, जिसकी वजह से लोग पिछले विचारों को जो है वो छोड़ने लगे। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो रेनेसेंस एक कल्चरल मूवमेंट था, यानी लोगों की संस्कृति, लोगों के विचारों में, लोगों के आइडियाज़ के अंदर, लोगों के दर्शन के अंदर, और लोगों के अंदर जो समाज मतलब सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी के विकास के लिए जो भी ज़रूरी होता है उसको बदलने की कोशिश की गई। तो यही सब लोग थे जिन्होंने रेनेसेंस को जन्म दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा, आपका जो वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब कंप्लीट हो जाएगा इसमें। देखिए लिखा है वेयर डिड रेनेसेंस बिगिन फर्स्ट। देखिए कितना क्वेश्चन है, मैंने अभी डेफिनेशन बता दी, सब कुछ बता दिया, मैंने जान के इसको नहीं बताया ताकि आपको पता रहे, मतलब इंतज़ार रहे कि आखिर होगा क्या। कि क्वेश्चन ये पूछा गया वेयर डिड रेनेसेंस बिगिन स्टार्ट, यानी रेनेसेंस जो है वो सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ, क्या वो इंग्लैंड में हुआ, या जर्मनी में हुआ, या इटली में हुआ, या फ्रांस में हुआ। तो आप बताएंगे ये कहाँ पे हुआ, इटली में हुआ। कहाँ पे, इटली के अंदर जो है वो रेनेसां की जो है वो शुरुआत की गई। बाद में इटली के बाद जो है वो ये सब कहूँ अलग अलग जो है वो पहुँचा, यानी जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में जो है वो अलग अलग जो है हर जगह जो है वो पहुँचा।
क्लियर। तो लेकिन शुरुआत इसकी कहाँ पे हुई, इटली के अंदर ही हुई, ठीक है, इटली की राजधानी रोम, ठीक है। अगली देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। हु वाज द राइटर ऑफ डिवाइन कॉमेडी। अभी मैंने बताया कि डिवाइन कॉमेडी के राइटर कौन है, तो मैंने बताया था डी फॉर डिवाइन कॉमेडी, डी फॉर डांटे, ठीक है। डांटे ने, जो डांटे हैं वो राइटर हैं किसके, डिवाइन कॉमेडी के। इसी में इन्होंने हेल और हेवन यानी स्वर्ग एवं नर्क के बारे में जो है वो बताया। आगे इनका भी नाम सुन लीजिए कि बेकन साहब जो थे, ये रॉजर बेकन साहब थे, इन्होंने माइक्रोस्कोप से संबंधित, इनकी डिस्कवरी से संबंधित है, ठीक है, माइक्रोस्कोप। और थॉमस मोरे ने क्या किया, उटोपिया लिखा, उटोपिया नाम की पुस्तक लिखी। शेक्सपियर तो आप जानते हैं, इन्होंने बहुत सारे पीछे लिखे, मैं कितना लिख दूं, लेकिन मैं एक लिख के दे रहा हूँ, हैमलेट, ठीक है, हैमलेट है, जूलियस सीजर हुआ, मैकबेथ हुआ, ओथेलो हुआ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस हुआ, ये बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, ये डिस्कवरी से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब पॉलिटिकल थिंकिंग, मतलब जब लोगों के अंदर जो है थिंकिंग यानी विकास होने लगा, तो लोग कुछ ना कुछ खोजने लगे, यानी लोग इधर से उधर जाने लगे, ताकि उनका जो विकास है वो कायदे से हो सके। तो ये लिखा है हु डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी अमेरिका को किसने खोजा। तो खोजने की जब बात आएगी तो आप बताएंगे कि कोलंबस ने खोजा। किसने, कोलंबस ने जो है वो अमेरिका की खोज की, ठीक है। लेकिन इसका नाम जो है ना, अमेरिका का नाम अमेरिगो की वजह से पड़ा। एक आदमी थे, उनका नाम था अमेरिगो, तो उनके नाम पे अमेरिका पड़ा, लेकिन खोजा किसने था, कोलंबस ने खोजा था। अच्छा, मैं वास्को डिगामा की बात करूँ तो वास्को डिगामा जो है, इन्होंने सी रूट टू इंडिया, यानी ये वास्को डिगामा जो है वो इंडिया के लिए एक सी रूट जो है वो डिस्कवर किया। यानी चूंकि जो वास्को डिगामा साहब थे, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, यानी पुर्तगीज सेलर थे, एक पुर्तगाल के रहने वाले थे, तो वहाँ से लेके इंडिया के लिए समुद्री रास्ता जो है वो इन्होंने डिस्कवरी किया। और ये हमारे भारत के अंदर 1498 के अंदर जो है वो कैलिकट नाम के बंदरगाह पे जो है वो आए थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। मैजिलन की अगर हम बात करें तो मैजिलन ने पूरे विश्व का चक्कर जो है वो लगाया था शिप के द्वारा, ठीक है, मैजिलन ने। और अगर हम जॉन केबट की बात करें तो जॉन केबट ने डिस्कवरी की थी, इसका नाम था न्यू फाउंड लैंड, ठीक है, न्यू फाउंड लैंड, ठीक है, न्यू फाउंड लैंड की डिस्कवरी इन्होंने की थी, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। किसमें है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और ये 1497 में इन्होंने किया था, क्लियर है। तो ध्यान रखिए 1497 के अंदर जॉन केबट ने डिस्कवरी की थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यानी रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसा कोई मूवमेंट जिसमें कोई चीज़ सुधारी जाए, उसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट बोलते हैं। यानी समाज में जो प्रचलित बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो मूवमेंट चलाया जाए उसे रिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया कि मतलब किस रिफॉर्मेशन मूवमेंट के मॉर्निंग स्टार कौन है, उगता हुआ तारा कौन है, यानी सुबह का तारा, आप ऐसे बोलते हैं, भोर का तारा, जो भी है, मॉर्निंग स्टार के नाम से इनको जाना जाता है। तो वो है मार्टिन लूथर। क्या नाम है इनका, मार्टिन लूथर, ठीक है। बाकी सब इससे एसोसिएटेड नहीं है। और इरेस्मस मैंने आपको बता दिया था कि इन्होंने बुक लिखी इन द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है, इन द प्रेज ऑफ फॉली। बाकी ये सब कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये अलग के हैं, ठीक है। तो मार्टिन लूथर को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, क्लियर हो गया। यानी जर्मनी के अंदर इन्होंने ही जो है वो रेनेसां की जो है वो शुरुआत की थी, ठीक है, जर्मनी के अंदर, ध्यान रखिएगा, जर्मनी के अंदर इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। यानी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे, कैथोलिक चर्च जिसको पोप बोलते हैं उनके खिलाफ थे। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई, यानी रेल इंजन किसके द्वारा खोजा गया या इन्वेंटेड, आविष्कार किसने किया रेल इंजन का। तो वो जेम्स वाट हैं, कि जॉन के हैं, कि जॉर्ज स्टीवेंसन हैं, कि हेनरी बेल हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो लगा देंगे जेम्स वाट, ठीक है, जेम्स वाट। तो ये जेम्स वाट जो है वो गलत है, जॉन के भी नहीं है, जॉर्ज स्टीवेंसन आपका सही आंसर है, हेनरी बेल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि जॉर्ज स्टीवेंसन जो है वो राइट आंसर है, लेकिन और भी लोग हैं, उन कहाँ से एसोसिएटेड मैं उनको बताया दे रहा हूँ, ठीक। देखिए मैं उनको बताया दे रहा हूँ, जेम्स वाट ने रेल इंजन नहीं बल्कि स्टीम इंजन खोजा था, स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन इन्होंने खोजा था। जॉन के की बात करें तो इन्होंने जो खोजा था उसका नाम था फ्लाइंग शटल। क्या नाम था, फ्लाइंग शटल। जॉर्ज स्टीवेंसन आप देख ही रहे हैं कि रेल इंजन इन्होंने डिस्कवर किया था,
हेनरी बेल ने स्टीमर की खोज की थी। किसने खोज की थी? स्टीमर, जो स्टीमर चलती है उसकी खोज इन्होंने की थी। तो अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा किसका क्या है। ठीक है, अब आते हैं, ये जॉर्ज स्टीवेंसन इसका राइट आंसर है कि रेल इंजन को किसने इन्वेंट किया, यानी किसने खोजा। तो वो रेल इंजन जो है वो इनका जो है, रेल इंजन जो है वो राइट आंसर है। क्लियर, जॉर्ज स्टीवेंसन ने ही रेल इंजन को डिस्कवर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अब आ गया आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंचनजंगा लाइज इन, यानी कंचनजंगा नाम का जो पर्वत है, यानी जो चोटी है, कंचनजंगा नाम की जो चोटी है यानी माउंटेन रेंज पे पूरा जो फैला हुआ है, कंचनजंगा कहाँ पे लाई करती है। तो वो आपको बताना है कि वो असम में लाइज करती है, सॉरी सिक्किम के अंदर जो है वो लाइज करती है। ठीक है, ये ध्यान रखें, कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा नाम की जो पर्वत है तो वो सिक्किम में लाइज करती है। आप देखिए पूरी दुनिया की अगर सबसे हाईएस्ट पीक की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड यानी संसार के अंदर अगर देखा जाए तो वो आपका कौन सा है, तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट, जो कि किस में है? नेपाल में है। किस में है? नेपाल में। 8,848 मीटर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अगर सेकेंड हाईएस्ट की बात की जाए, यानी सेकेंड हाईएस्ट की बात की जाए, यानी दूसरे नंबर पे ऊंचा कौन है, तो आप बताएंगे माउंट K2। क्या बताएंगे? माउंट K2। ठीक है, इसी को दूसरे नाम से गॉडविन ऑस्टविन कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टविन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये भारत में है, लेकिन अब चूंकि इसमें थोड़ा सा पीओके का कब्जा है, इसलिए ये भारत में जो है, भारत में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की नहीं है क्योंकि इस पर विवादित है, तो अब इस पर कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये K2 इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये कराकोरम रेंज में पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, कराकोरम रेंज में, तो कराकोरम में, जिससे कराकोरम में क्या होता है कि ऐसे ऐसे पहाड़ है, देखो ऐसे कराकोरम ऐसे 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 चोटियाँ रहेंगी। तो ये कराकोरम का हम ऐसे मानते हैं K1, K2, K3, K4, K5। तो ये जो सेकंड वाला है ना K2, यही वाली सबसे ऊंची है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? K2। क्लियर है, तो ये सिक्किम जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, तो जो कंचनजंगा है वो जो है सिक्किम में जो है वो लाई करती है। चलिए, और थर्ड जो है, यानी थर्ड हाईएस्ट अगर देखा जाए, मतलब थर्ड देखा जाए तो भारत के अंदर जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, तो आप बताएंगे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ठीक है, भारत में नहीं, भारत में अगर कहा जाएगा तब तो K2 हो जाएगा, लेकिन भारत की तो आप कहेंगे कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है नीलगिरी माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन, यानी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ सिचुएटेड हैं? क्या वो नॉर्थन इंडिया में है, या साउथर्न इंडिया में है, या ईस्टर्न इंडिया में है, या वेस्टर्न इंडिया में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया। आप जानते हैं कि भारत का ये निचला हुआ पोर्शन है। ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये इधर भारत का निचला हुआ पोर्शन है। अगर हम देखेंगे निचला पोर्शन है, तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो इधर की तरफ पर्वत है, मतलब माउंटेन रेंज है, और एक इधर की तरफ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इधर वाले को हम बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। ठीक है, और इधर वाले को हम बोलते हैं पूर्वाद्री। क्या बोलते हैं? पूर्वाद्री। ठीक है, तो जहाँ सह्याद्री और पूर्वाद्री मिलते हैं, जहाँ पे मिलते हैं यानी इस स्थान पे मिलते हैं, ठीक, इस स्थान पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो बनती हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो बनती हैं, यानी इसका मतलब होता है सह्याद्री और पूर्वाद्री जो माउंटेन रेंज है उसके मिलने से, वो साउथ इंडिया में मिलती है, तो वहाँ जो बनता है वो है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है वो बनती हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को बोला जाएगा साउथ इंडिया में। ठीक है, ये साउथर्न इंडिया के अंदर बनती है। नॉर्थ इंडिया तो आपका इधर हो जाता है ना, इधर मतलब यूपी के अंदर नॉर्थ इंडिया। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया के अंदर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, इधर वाला एरिया। ठीक है, और वेस्टर्न इंडिया तो आप जानते हैं इधर, ये वेस्टर्न इंडिया कहलाएगा। वेस्टर्न इंडिया में अरावली पर्वत आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि साउथ इंडिया में जो है वो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसको कहा जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
कि हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज इन, हाईएस्ट रेनफॉल भारत में कहाँ होता है? तो ये चेन्नई में होता है कि उड़ीसा में होता है कि चेरापूंजी में होता है कि महाबलेश्वर में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? मासिन राम। क्या बोलेंगे? कभी कभी चेरापूंजी की जगह पे मासिन राम दे देगा, ठीक है, मासिन राम। और मासिन राम कहाँ पे है? मेघालय में, ठीक है, किसमें है? मेघालय में। और मेघालय की राजधानी भैया क्या है? तो आप बोलेंगे शिलोंग, ठीक है। तो आप देखिए 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि चेरापूंजी कहाँ पे है? मासिन राम में है, ठीक है। मासिन राम कहाँ है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग है। अगर मैं आपसे बताऊं तो ये दुनिया का, यानी मेघालय का देखा जाए तो दुनिया में सबसे भीगा स्थान है, वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस। दुनिया में सबसे भीगा हुआ स्थान अगर से पूछा जाए तो भारत में है। नाम क्या है? मेघालय। यहाँ बारिश के दिनों में भी बारिश आती है, आप ऐसा समझिए, ठीक है। बारिश के दिनों में भी बारिश आती है, यानी हमेशा यहाँ पे बारिश होती रहती है। लगभग यहाँ पे समझ लीजिए कि 1000 से लेके 1200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। 1000 से लेके 1200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है प्री मानसून शॉवर इन केरला। केरला के अंदर मानसून आने से पहले कोस्टल एरिया और कर्नाटका, यानी केरला में मानसून आने से पहले और कर्नाटक में के कोस्टल एरिया में मानसून आने से पहले कुछ हल्की हल्की बारिश होती है, यानी फुहार जैसी बारिश होती है। शावर लिखा है ना, तो फुहार जैसे बारिश होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑरेंज शावर बोलते हैं, या मैंगो शावर बोलते हैं, या बनाना शावर बोलते हैं, या एप्पल शावर बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मैंगो शावर। क्यों? क्योंकि इन बहारों की वजह से जो मैंगो हैं वो पकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यानी अगर ये बारिश नहीं होंगी तो मैंगो जो है वो नहीं पकेंगे, इसलिए इसको मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? केरला और कर्नाटक में, यानी मानसून आने से पहले थोड़ा सा बरसता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये अगला क्वेश्चन है, लिखा द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ऐसा औजार, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, हथियार जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापता है, ध्यान रखिएगा, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिक्टर स्केल जो है वो नापते हैं। बैरोमीटर जो है ये एयर प्रेशर को नापता है, ठीक है, एयर प्रेशर को नापता है, ठीक है। और अर्थक्वेक जो है वो स्केल है जो बताता है, इसी को हम सीज्मोग्राफ बोल सकते हैं, सीज्मोग्राफ, ठीक है, सीज्मोग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भूकंप नापता है। लेकिन अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी कितनी है इसको रिक्टर स्केल नापता है। इस पर मार्किंग होती है 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, मार्किंग होती है। तो ये रिक्टर स्केल जो है वो इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल डिसास्टर। इनमें से कौन ऐसा है जो कि प्राकृतिक विपदा है? प्राकृतिक विपदा का मतलब होता है जिसमें मानव का कोई हाथ ना हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक प्रकृति की तरफ से आए, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक विपदा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या वो अर्थक्वेक है, यानी भूकंप है, या वो सूखा है, या वो बाढ़ है, या ये सभी हैं? तो भाई इसका तो सभी लोग जानते हैं कि ये सभी है जो प्राकृतिक विपदा की वजह से जो है वो आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर जितने भी चारों ऑप्शन है ना, वो सब के सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और हो सकता है मुझे इसमें थोड़ा सा देर लग जाए, ठीक है, लेकिन आप पूरा सुनिएगा ताकि आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाए। देखिए लिखा है द प्रोसेस वेयर, यानी एक ऐसी प्रोसेस वेयर अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियर, जहाँ पे अनस्टेबल एटॉमिक यानी एटम के न्यूक्लियस अनस्टेबल हों और वो एनर्जेटिक पार्टिकल जो है वो रिलीज करते हैं, यानी ऊर्जीय पार्टिकल जो है वो रिलीज करते हों, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या इसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहा जाता है, या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, या ओजोन डिप्लीशन कहा जाता है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी कोई केमिकल जब टूटता है, भाई टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फिशन। और जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। तो होता क्या है कि जब दो न्यूक्लियस आपस अब में फ्यूज होते हैं या जब टूटते हैं तो उनकी बॉडी से रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, और उस रेडिएशन की वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। क्लियर? यही पूछा गया है इसके अंदर, तो ये राइट आंसर है।
लेकिन इसमें देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मतलब होता है इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जी कैसे? आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पे जहाँ ग्लेशियर होंगे वो ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। जब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे जब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे तो जो ओशियन है या समुद्र है या जो महासागर है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेवल बढ़ेगा जब उसका, तो जब लेवल उसका बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जितने भी सिटी, यानी जितने भी जो सिटी हैं जो कि समुद्र के किनारे बसते हैं वो क्या कर जाएंगे, डूब जाएंगे। इसे ही क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और जब सिटी डूबने लगेगा जीवन तहस नहस जो है वो शुरू हो जाएगा, इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं फिर से इसको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए जरा। ओजोन डिप्लीशन की अगर बात करें तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के में कई लेयर हैं, जिसमें से एक लेयर इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या होता है, ओजोन लेयर। ठीक, इस ओजोन लेयर का काम होता है क्या, कि जितनी भी सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें जिसको बोलते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, यानी हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, यानी हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल है। तो ये जो यूवी रेज होती है ना, ये हार्मफुल है, तो हमारे यहाँ जब नीचे आती हैं तो अगर वो किसी एनिमल पे पड़ेंगे तो उनको स्किन कैंसर या कैटरैक्ट जैसी जो सुविधाएं हैं वो दे देता है। ठीक है, यानी कैटरैक्ट, मोतियाबिंद जैसी चीज़ों को ये क्रिएट करता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जरा आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन कैंसर और कैटरैक्ट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये मैंने आपको बताया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं कि जब CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो आपका अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो रिजल्ट होता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है, हम आगे और बताएंगे आपको। आप देखे रहिएगा, हमारा चैनल जो है वो देखते रहिएगा, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर चेक द सॉइल इरोजन, यानी कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से मिट्टी के क्षरण को रोका जा सकता है। यानी मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाती है, बह जाती है, या उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके पास क्या तरीका है हमारे पास। तो उसका तरीका क्या है कि बारिश हो जाए, या उसका तरीका है कि हम पेड़ लगा दें, उसका तरीका है कि बाढ़ आ जाए, या उसका तरीका आंधी आ जाए। तो आप उसको क्या बोलेंगे कि हम पेड़ लगा देंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप पेड़ लगाएंगे वो पेड़ की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को कस लेंगी और मिट्टी को बहने नहीं देंगी। तो यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ लगाया जाए। ठीक है, यानी वनारोपण किया जाए। आगे देखिए, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपका सिविक्स का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गया। लिखा, द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा के जो इतने भी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो कितने साल तक होते हैं। तो वो क्या 5 साल होते हैं, या 6 साल होते हैं, या 4 साल होते हैं, या कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये 6 साल के होते हैं। किसके होते हैं, 6 साल के होते हैं। ठीक है, यानी 6 साल तक इनका कोरम चलता है, तो ये 6 साल तक जो है वो राज्यसभा के मेंबर के टेन्योर होता है, यानी कार्यकाल होता है, आप ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, यानी अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, तो वो कौन होते हैं। क्या वो प्रेसिडेंट होते हैं, नहीं होते हैं। स्पीकर होता है, नहीं होता है, ये लोकसभा का होता है। ठीक है, लोकसभा, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है। क्लियर, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये सारी प्रेसिडेंट की सारी शक्तियों का जो है ये प्रयोग करता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट।
ठीक है। और गवर्नर क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट क्या होता है? जो है वो गवर्नर होता है। क्लियर? जो स्पीकर है वो लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको ये अटेंड करता है, ठीक है। ये उसी को सुनता है, इसलिए उसका नाम स्पीकर है। अगला क्वेश्चन है ए बिल बिकम एन एक्ट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ। कोई भी बिल कब कानून बनता है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब कानून बनता है, यानी किसका अप्रूवल हो जाता है, किसकी पुष्टि हो जाती है तब वो बन जाता है? पार्लियामेंट की? बिल्कुल नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? बिल्कुल नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब सिग्नेचर कर देता है, जब उसकी सिग्नेचर उस बिल पे हो जाती है तभी वो क्या बनता है? लॉ बनता है, वो कानून बनता है। तब नहीं, तब तक वो बिल ही रहता है। बिल का मतलब होता है कोई एक प्रारूप जो लाया गया है कि कानून के अंदर कोई संसद के अंदर कोई कानून अगर पास कराना है तो वो कानून पास कराना है तो क्या होता है कि जो लाया जाता है, जिस कानून की बात की जाती है वो बिल कहा जाता है। बिल तभी कानून बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट जो है वो अपना अप्रूवल दे दे या उसको साइन कर दे, तभी वो माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इसलिए इनको CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू कम्यूट डेथ सेंटेंस। यानी किसको इतनी ताकत दी गई है कि कोई मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन है जो कि मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, या प्रेसिडेंट, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या लोकसभा की स्पीकर। जिसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट चाहे तो किसी की दंड सजा को जो है वो माफ कर सकता है, उसको आजीवन कारावास कर सकता है, या उसको पूरी तरीके से माफ कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के विवेक के आधार पे जो है वो तय किया जाता है। यानी प्रेसिडेंट जो है वो अपने विवेक के आधार पर तय करता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कर सकता तो हाई कोर्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये दोनों बिल्कुल खट हो जाएंगे, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इतना काम ही नहीं होता है उसको, तो प्रेसिडेंट ही बचा जो कि मृत्युदंड को जो है वो माफ कर सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। इनमें से कौन है जो कि कार्यपालिका का हेड होता है? कार्यपालिका का हेड होता है, ठीक है। तो क्या वो प्रेसिडेंट है, या वाइस प्रेसिडेंट है, या प्राइम मिनिस्टर है, या गवर्नर है? तो ये होता है प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है? यानी एग्जीक्यूटिव का वो हेड नहीं होता है। मतलब सॉरी, हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यानी राज्यसभा का चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ लेजिस्लेटिव होता है, ठीक है। और गवर्नर जो है वो तो आप जानते हैं कि गवर्नर जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है। और जो गवर्नर है वो जो विधानसभा है उसके प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। यानी विधानसभा के प्रति तो उत्तरदायी चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन वो गवर्नर वहाँ पे, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट होता है वैसे यहाँ पे गवर्नर होता है। ये मतलब है मेरा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के वो कौन है? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनको कहा गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है यहाँ गृह मंत्री की बात हो रही है, होम मिनिस्टर की बात हो रही है, होम मिनिस्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो वो कौन है भारत के? तो भीमराव अम्बेडकर। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्हें होम मिनिस्टर भी कहा जाता है, गृह मंत्री भी कहा जाता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब 3 लोग और भी हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि 3-4 क्वेश्चन और रेडी हो जाए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ उनको। पहला हम बताएंगे भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जब ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनने में
जो उनके ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्लियर हो गया। और आगे देखिए, अब गोविंद वल्लभ पंत की बात करते हैं। गोविंद वल्लभ पंत, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि यूपी, अब आप यूपी में रह रहे हैं ना, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। और ध्यान रखिएगा, फोर्थ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फोर्थ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के चौथे गृह मंत्री जो है वो ये थे। इन्हें 1957 में भारत रत्न से नवाजा गया या दिया गया, यानी भारत रत्न भी इनको दिया गया। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, भारत रत्न जो है वो इनको दिया गया। अब आप देख ले तीन चीज़ें, एक तो ये पहले चीफ मिनिस्टर यानी पहले जो थे यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, चौथे नंबर पे ये भारत के होम मिनिस्टर थे, और 1957 में इन्हें भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया। ठीक है, और भी देख लेते हैं हम। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, तो आप इनको बोलेंगे, सी राजगोपालाचारी को अगर बोलेंगे तो ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल, आप ऐसा समझ लीजिए, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन, आप ध्यान रखिएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन इज द लास्ट, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे, लेकिन वो भारतीय नहीं थे। ठीक है, और जो ये आपके सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, ये भी गवर्नर जनरल थे, ये लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बने हैं, तो ये लास्ट इंडियन थे, तब से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया। ठीक है, तो लास्ट उनको बोल सकते हैं या फर्स्ट भी बोल सकते हैं, भाई एक ही बार बने खत्म। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन की मैंने कुछ लिस्ट जो है वो आपके सामने रखी, और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो है वो करते रहे, और बीच बीच में देखिए हम पढ़ाते रहते हैं तो भूल जाते हैं कि आपको जो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है बीच में, तो इसलिए आप उसको करते रहिएगा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही ना, कि हमारे चैनल न्यू स्टडी पॉइंट 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। आपके देखने के लिए हमारा धन्यवाद, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो है ये आपका करना जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वो भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बनाएंगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू।